नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार्ट एजुकेशन पर। कैसे दोस्तों आप सभी लोग। एक बार फिर से आप लोगों से ये आशा है कि हमेशा की तरह इस बार भी हाल ही फिलहाल की चल रही घटनाओं पर, अपने देश विदेश की खास करके जो घटनाएं हैं, ठीक है, जिनसे करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, उनसे आप लोग हमेशा के लिए अपडेट रहते होंगे। आज भी अपडेट होंगे। और इस बार करंट अफेयर्स वीडियो में हम आपके सामने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में जीएस के जो ऑप्शनल क्वेश्चन भी होते हैं उनको ना लेकर के करंट अफेयर्स के और जो एक साल पहले की बैकग्राउंड हिस्ट्री है, ठीक है, करंट अफेयर्स का 2000 से 24 के 25 के बीच का, वो पॉइंट्स वाइज आपके सामने कलेक्ट करके लाए हैं, तो आपको ताकि आपको जो है बेसिक एक एक इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे से समझाए, पॉइंट्स में करके मेन कीवर्ड के साथ हम लोग कलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए। तो बेसिकली आज का जो सोमवार का करंट अफेयर्स है, मतलब सोमवार का जो 2024 लेकर के 25 के बीच में एक साल की हार आधारित घटनाओं के बीच में लेकर के बनाया गया है। तो ये करंट अफेयर्स आपको पॉइंट्स में समझने के लिए मिलेगा, ताकि आपके इसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कवर हो जाएंगे और ऑप्शनल क्वेश्चंस भी जो है इसमें जो ऑप्शनल बन सकते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, आइएगा देखते हैं। आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री भी कवर होना जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में जीके जीएस के करंट अफेयर्स के 2024 से 25 के बीच में जो मेन इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर, और जो हमारे जो बदलाव हुए हैं हर एक स्तर पर, कृषि विभाग में हो गया, स्पेस साइंस में हो गया, है ना, और एजुकेशन शिक्षा में हो गया, या सरकार की जो नियमावली है, योजनाएं हैं, ठीक है, उन पर बदलाव हो गया। तो ऐसे ऐसे भौगोलिक स्तर पर भी जो बदलाव हुए हैं वो शामिल है इसमें। आइएगा देखते हैं मेरा वीडियो को देरी किए हुए। तो 23 दिसंबर यानी सोमवार के दिन आपका जो करंट अफेयर्स की बेसिक वीडियो है, आप जिसमें आपका जीके जीएस कवर होने जा रहा है, और मेन बात 2024 से लेकर के 25 तक की घटनाएं, मेन इवेंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, पहला देखिएगा पॉइंट है, राजस्थान में आदिवासी धार्मिक परंपराओं, विशेषकर होलिका दहन। ये जो राजस्थान में जो आदिवासी धार्मिक परंपराएं होती हैं, विशेष करके अपना जो त्यौहार होता है हम लोगों का भी क्या है, होलिका दहन, होली से पहले मनाया जाने वाला त्यौहार होलिका दहन। तो इसके अनुष्ठानों में अत्यधिक उपयोग के कारण रेशम तथा कपास, ये जो रेशम होता है और कपास होता है, इन दोनों के जो पेड़ होते हैं वो खतरे में हैं, आर इन डेंजर। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ की जो परंपराएं, खासकर राजस्थान की बात कर रहा है, तो राजस्थान में जो आदिवासी लोग होते हैं उनकी जो धार्मिक परंपराएं होती हैं, जैसे हम लोग की भी धार्मिक परंपराओं के अनुसार धार्मिक त्यौहार क्या है, होली है, दिवाली है ना, और नवरात्रि है, दशहरा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है ना, महाशिवरात्रि है। तो ऐसे ऐसे अच्छे खासे त्यौहार हैं जो धार्मिक परंपराओं से, सांस्कृतिक जो है परंपराओं को जोड़ते हैं। वैसे राजस्थान में जो धार्मिक परंपराओं का जो त्यौहार है, हम लोग का भी विशेषित त्यौहार होलिका दहन, उसके अनुष्ठान में सबसे ज़्यादा उपयोग जिसका हो रहा है, उसको उस त्यौहार को मनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग रेशम और कपास से बनी वस्तुओं का हो रहा है, जिसके कारण रेशम और कपास के पेड़ खतरे में आ गए हैं। पहला पॉइंट ये है। पर आगे बढ़ते हैं, क्या है दूसरा पॉइंट ये है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने घोषणा की है, एक अनाउंसमेंट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय स्टेट बैंक ने, कि वो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो IIBX है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ठीक है, इस IIBX में ISB मतलब इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में सभी बैंकों को, हालांकि सभी ग्रामीण और सहकारी बैंकों को शामिल किया जाता है, लेकिन उनके उच्च स्तर पर बैंक जैसे RBI, SBI, ठीक है, ऐसे ऐसे बैंक्स को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में शामिल किया जाता है। तो SBI ने इस बार घोषणा की है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग, ये TCM का जो सदस्य है बनने वाला भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है। कौन सा? SBI, जिसने खुद बताया है, अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि SBI जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX है, ठीक है, वो IIBX जिसमें इंडिया के टॉप बैंक्स की लिस्ट जारी होती है, जिसमें बताया जाता है कि कौन से बैंक किसका सदस्य बन गया है, मतलब किसका जो है वो मेंबर बना है इस बार, किस कंपनी का, किस स्टेट मतलब किस जो है इंडस्ट्री का, ठीक है, जिससे जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, हालांकि उनके मेंबर्स में IIBX जो होता है उनकी लिस्ट जारी करता है। तो इस बार SBI ने अनाउंसमेंट किया, 2024 में ही किया था, कि TCM का जो सदस्य बनने वाला, यानी कि ट्रेडिंग कम क्लियरिंग का सदस्य बनने वाला, मेंबर बनने वाला ऐसा पहला बैंक SBI बना है। तीसरा जो पॉइंट है इसी पर बेसिस है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन से है, कि OpenAI जो है ना, OpenAI का जस्ट
बेसिक पार्ट है ओपन एआई, उसने GPT-40 नाम से अपना नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, ठीक है, LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया। तो इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब होता है कि दुनिया भर की जो भाषाएं हैं जो एआई सीख रहा है, अभी भी कुछ भाषाओं में निपुणता नहीं पा पाया है, लेकिन अभी भी एआई के प्लेस पे, मतलब एआई की जो कंसल्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, मराठी, गुजराती, ढेर सारी जो भाषाएं हैं, है ना, उन लैंग्वेज कंसल्टेंट को हायर किया जा रहा है ताकि एआई को उन सभी चीज़ों से, मतलब एक हिसाब से बोलते हैं सर्वगुण संपन्न, ताकि एआई को उन सभी भाषाओं में निपुण महारत हासिल किया कराया जा सके, जिससे एआई को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, समझने में और कैलकुलेट करने में ऑपरेशंस को। तो उस हिसाब से लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है लॉन्च किया ओपन एआई ने GPT-40 नाम से। इसे अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल बताया जा रहा है, ठीक है। जो मॉडल लॉन्च हुआ है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसमें 22,000 से भी ज़्यादा भाषाएं शामिल की गई हैं, और ये अब तक का सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल बताया जा रहा है, ठीक है। ये 2024 से 25 तक की बेसिक की घटनाओं में कवर है, यानी कि इसकी गणना लगभग आप लोग कह सकते हैं 10 महीने पहले से ही, 1 साल पहले से ही की जा चुकी है। आइएगा इसके आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रसिद्ध बनारस ठंडाई? आपको पता होगा बनारस, अगर आप गए होंगे वाराणसी यानी बनारस, तो प्रसिद्ध बनारस ठंडाई पूरे भारत के 60 से अधिक उत्पादों पर, यानी कि मोर देन 60 प्रोडक्ट्स, है ना, 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट पर जो है 1 अप्रैल 2024 को भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ये जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, है ना, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी को लेबल को जो है लागू किया गया है। यह पहली बार है कि जब एक साथ इतनी मात्रा में जीआई टैग दिए गए हैं, जो राज्य आगे बढ़कर अपने कुछ ऐतिहासिक और पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग सौंपने के लिए आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं। मतलब एक हिसाब से कह रहा है कि जो बनारस की ठंडाई है, जो कि फेमस है बनारस की, वो पूरे भारत के 60 से ज़्यादा उत्पाद हैं, 60 से ज़्यादा खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उन पर 1 अप्रैल 2024 को भौगोलिक संकेत, जिसे बोला जाता है जीआई लेवल का टैग है। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, ठीक है, इस लेवल को लागू किया गया है। वो बनारस की ठंडाई जो 60 से ज़्यादा उत्पादों पर, 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट पर जो है, जो कि प्रसिद्ध बनारस की ठंडाई है जिससे मिलकर बनती है, ठीक है, इसके जो है 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर जीआई टैग को लागू किया गया है, जीआई लेवल को लागू किया गया है। ऐसा इतिहास में पहली बार है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में जीआई टैग दिया जा रहा है, ताकि जो राज्य हैं वो अपने ऐतिहासिक परंपराओं, अपनी धार्मिक परंपराओं से जुड़कर, ठीक है, अपने ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़कर अपने जो है इसको आगे बढ़ाएं, ताकि जो है जो देश विदेश में आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा आजकल जो है डर्टीनेस यानी कि गंदगी जो फैल रही है हर जगह, ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, और हर जगह जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिस वजह से वातावरण खराब हो रहा है। तो इस तरह से अपने धार्मिक परंपराओं को लेकर चलेंगे तो कुछ सुधार आएगा, इसके लिए जीआई टैग दिया गया है ना। बनारस राज्य के एक जो प्रसिद्ध ठंडाई है इसको दिया गया है। 60 से ज़्यादा उत्पादों पर ये जो है काम कर रहा है इस समय। जो बनारस की प्रसिद्ध ठंडाई है, 60 से ज़्यादा उत्पादों पर, ये मोर देन 60 प्रोडक्ट्स पर इसको जीआई टैग मिला है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को ये अनाउंसमेंट किया है कि देश के प्रत्येक नागरिक के पास सोलर स्टाफ सिस्टम होना चाहिए, सोलर रूफ स्टाफ सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होता है सोलर रूफ स्टाफ सिस्टम, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं। अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। 22 जनवरी 2024 से आपको कुछ समझ आया? मतलब कि जिस दिन जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मतलब अयोध्या में श्री राम जी आए थे, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहाँ पर ढेर सारे श्रद्धालु आए थे। वहाँ पर भव्य समारोह में शामिल होकर प्रभु श्री राम जी की आरती करने के बाद शाम को 22 जनवरी की शाम 2024 को, ठीक है, गुजरात के जो जहाँ पे ISRO का जो सेंटर है उसके जस्ट पास में ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया है मोदी जी ने कि देश के प्रत्येक नागरिक के पास सोलर रूफ स्टाफ सिस्टम होना चाहिए। ये जो सोलर रूफ स्टाफ सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सोलर एक तरह की सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है, जो
सन से आती है, सूर्य से आती है। कि कहने का मतलब जब जो हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं वो उस हिसाब से जो छत को ठंडा करने वाला जो सिस्टम होता है ताकि जो गर्मी में काम आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से सोलर हर जगह पे सोलर पैनल यानी सोलर एनर्जी होनी चाहिए, पवन ऊर्जा जिसे आप लोग बोलते हैं, पवन चक्की वगैरह आपने देखा होगा, तो वो भी सोलर बेसिस होती है। तो उस हिसाब से सोलर रूफ स्टाफ सिस्टम की बात की जा रही है। इसमें हर जगह पैनल्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है पानी के थ्रू इसको बचाया जा सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाता होगा, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, सेव नेचर, है ना। तो सोलर रूफ स्टाफ सिस्टम रहेगा तो गर्मियों में के मामले में जो गर्मी में ज़्यादा बिजली यूज होती है वो कम यूज होगी। उस हिसाब से जो है सोलर पैनल्स के थ्रू, सोलर एनर्जीज के थ्रू जो है इस सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सकेगा। तो प्रधानमंत्री जी मतलब हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं के द्वारा घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय स्कीम जो है 1 करोड़ घरों को रूफ स्टाफ सोलर सिस्टम, है ना, प्रदान करेगी। मतलब 1 करोड़ घरों को या उससे ज़्यादा भी लोगों को रूफ स्टाफ सोलर सिस्टम प्रदान कर सकती है। कौन सी योजना, ये आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। कितनी अच्छी योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय स्कीम, प्राइम मिनिस्टर सूर्योदय स्कीम। इसके तहत सोलर रूफ स्टाफ सिस्टम यानी कि जिसे आप लोग सोलर पैनल, सोलर एनर्जी, सोलर पावर कुछ भी बोल सकते हैं, वो जो सन से एनर्जी आती है जो कंज्यूम करके हम लोगों को जो है अलग अलग मीडियम के थ्रू जो है ऑपरेट करते हैं हम लोग सिस्टम्स को। कोई टीवी, फैन, कूलर, है ना, एसी या कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह कुछ भी चला सकते हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी में भी बहुत सारा पावर होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, क्या है, मेगास्थनीज यूनानी यात्री था। इसमें आपको पॉइंट्स में थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है, कैमरा में, हम आपको ऐसे समझा दे रहे हैं। इस लास्ट वाले पॉइंट में कहने का मतलब है एक थोड़ा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है ये भी, ठीक है। ये हम आपको बता दें 2024 से 25 के बीच की घटना नहीं है, ये हमने अपने मन से ली है, ठीक है। बाकी आपके पांचों पॉइंट जो है 2024 से 25 के बीच की घटनाओं से संबंधित हैं। ये जो पॉइंट है ये बेसिकली 302 ईसा पूर्व, सॉरी 305 ईसा पूर्व से संबंधित है। मतलब उस समय तो ईसीबी चलती नहीं थी, है ना, ईसा ईसीबी से भी पहले की बात है, 300 ईसीबी से भी 305 वर्ष पहले की बात है। तो मेगास्थनीज एक यूनानी यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि इतिहास का सबसे चर्चित, इतिहास का सबसे ज्यादा माना जाने वाला प्रसिद्ध शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने धनानंद को हराया था युद्ध में, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य was defeated to धनानंद, है ना, ये धनानंद was defeated by चंद्रगुप्त मौर्य who was the great ruler and who was follow the guidance of his गुरु चाणक्य। अपने गुरु चाणक्य का गाइडेंस फॉलो करते थे। तो उनके समय मेगास्थनीज एक यूनानी यात्री था जो भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय 305 ईसा पूर्व में भारत आया था। ये लास्ट पॉइंट कहने का मतलब है। तो आप लोगों से हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इंडियन रूलर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे यूनानी जो ट्रेवलर था, ठीक है, वो मेगास्थनीज था जो कि उनके शासनकाल में 305 ईसा पूर्व में आया था। दोस्तों ये रहा आज का बेसिक करंट अफेयर्स। आशा है आप लोग ने स्टार्टिंग से लेकर कंटिन्यू तक देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं। आप लोगों से यह उम्मीद है कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।